अगर आप ये नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। आज तक किसी भी इतिहास की पुस्तक में इस बात का उल्लेख ही नहीं मिलता कि बीते 2500 सालों में हिंदुस्तान पर जो आक्रमण हुए उनमें किसी भी आक्रमणकारी ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया हो। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी है कि ये देश कैसे गुलाम और आजाद हुए। पाकिस्तान में बांग्लादेश निर्माण का इतिहास तो सभी जानते हैं, बाकी देशों के इतिहास की चर्चा नहीं होती है। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग तक फैली हुई है। एवरेस्ट का नाम था सागरमाथा गौरीशंकर चोटी। पृथ्वी का जब जल और थल इन दोनों तत्वों में वर्गीकरण करते हैं तब 7 द्वीप एवं 7 महासमुद्र माने जाते हैं। हम इसमें से प्राचीन नाम जम्बू द्वीप, जिसमें आज एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवरम, जैसे आज हिंदू महासागर कहते हैं, के निवासी हैं। इस जम्बू द्वीप के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागरमाथा गौरीशंकर है, जिसे 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नामक देकर इसकी प्राचीनता व पहचान को बदल दिया। अखंड भारत इतिहास की किताबों में हिंदुस्तान की सीमाओं का उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन है, परंतु पूर्व व पश्चिम का वर्णन नहीं। परंतु जब श्लोकों की गहराई में जाएं तो भूगोल की पुस्तकों और एटलस का अध्ययन करें तभी ध्यान में आता है कि श्लोक में पूर्व व पश्चिम दिशा का वर्णन है। कैलाश मानसरोवर से पूर्व की ओर जाए तो वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम की ओर जाए तो वर्तमान में ईरान देश या आर्य प्रदेश हिमालय के अंतिम छोर पर है। एटलस के अनुसार श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व व पश्चिम की ओर देखें तो हिंद महासागर इंडोनेशिया व ईरान तक ही है। इस मिलन बिंदुओं के बाद दोनों महासागर का नाम बदल जाता है। इस प्रकार से हिमालय, हिंद महासागर, आर्यन व इंडोनेशिया के बीच का पूरे भूभाग को आर्यवर्त अथवा भारतवर्ष कहा जाता है। सन 1947 में भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में 24 बार विभाजन हुआ। अंग्रेज का 350 वर्ष पूर्व के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आए, फिर धीरे धीरे शासन किया। 1857 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का 7वां विभाजन है। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 यानी 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल सिर्फ 33 यानी 33 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस समय भारत की अखंड स्थिति क्या है? सन 1800 से पहले विश्व के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर आज देश माने जाते थे। उस समय से ये देश थे ही नहीं। यहाँ राजाओं का शासन था। इन सभी राजाओं की भाषा अधिकांश शब्द संस्कृत के हैं। मान्यताएं व परंपराएं बाकी भारत जैसी। खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, संगीत, पूजा पाठ, पंथ सब एक जैसे। जैसे जैसे इनमें से कुछ राज्यों में भारत के विदेशी मजहब आते गए, संस्कृति भी बदलती गई। इतिहास की पुस्तकों में पिछले 2500 वर्ष में जो भी आक्रमण हुए उन सभी में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, ऐसा इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में कहा। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण हुए, यानी ये सब भारत के अंतर्गत ही आते थे। 1834 में प्रक्रिया शुरू हुई और 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम के बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। दोनों ताकतों ने एक दूसरे से अपनी रक्षा का मार्ग भी खोज लिया, परंतु दोनों पूंजीवादी व मार्क्सवादी ताकतों में अंदरूनी संघर्ष सदैव बना रहा कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण किसका हो। अफगानिस्तान शैव प्रकृति पूजक मत से बौद्ध मतावलंबी और फिर विदेशी पंथ से इस्लामिक मतावलंबी हो चुके थे। बादशाह शाहजहां, शेरशाह सूरी व महाराज रणजीत सिंह के शासनकाल में उनके राज्य में कंधार आदि का स्पष्ट वर्णन मिलता है। 1904 में किया गया था रेजिडेंट का दर्जा। मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर पृथ्वी नारायण शाह नेपाल नाम से एक राज्य बना चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते शरण भी ली। अंग्रेजों ने विचार पूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार से सुगोली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बिठा दिया।
इसी तरह से भूटान की बात है। 1906 में सिक्किम में भूटान के जो वैदिक बौद्ध मान्यताओं से मिले जुले समाज के छोटे भूभाग थे, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम से लगाकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण से रेजिमेंट के माध्यम से रखकर चीन के विस्तारवाद पर अंग्रेजों ने नजर रखना शुरू किया। यहाँ के लोग ज्ञान के उपासक हैं। यहाँ खनिज, वनस्पति सभी बहुत मात्रा में है। यहाँ के जातीय जीवन को धीरे धीरे मुख्य धारा से, भारतीय धारा से अलग कर मतांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीन, भारत के ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बार स्टेट के रूप में मान्यता दी गई। हिमालय को विभाजित करने के लिए मैकमोहन रेखा निर्माण हुआ और हिमालय को बांटना और तिब्बत व भारती को अलग करना, यह षड्यंत्र रचा गया। 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बिठाने, उनके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्रामों से उन भूभागों और समाजों को अलग करने हेतु 1935 में श्रीलंका और 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दे दी गई। इसी तरह से 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसकी पटकथा अंग्रेजों ने पहले ही लिख दी थी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति भौगोलिक रूप से पाकिस्तान की थी। ये देश दो भागों में बटा हुआ था। दोनों के बीच की दूरी थी 2500 किलोमीटर। 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से एक अलग देश बांग्लादेश आ गया। यह कैसी विडंबना है कि जिस लंका पर पुरुषोत्तम श्री राम ने विजय प्राप्त की, उसी लंका को विदेशी बनाया गया। वास्तव में दोषी हमारा इतिहासकार समाज, जिसने वोट बैंक के भूखे नेताओं से मालपुए खाने के लालच में भारत के वास्तविक इतिहास को इतना धूमिल कर दिया गया कि उसकी धूल साफ करने में इन इतिहासकारों और इनकी आकाओं को सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार भारत के छोटे छोटे टुकड़े होते गए और इतना विस्तृत, इतना फैला हुआ साम्राज्य एक छोटे से रूप में बदल गया।